हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 फरवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कुक आइलैंड को जाकर के आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दाफला हिल्स को लेकर के। तो दाफला हिल्स को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसको अगर आप मैप में व्यू करोगे तो यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट सिचुएटेड है और यहाँ पर है आसाम स्टेट और ये है दाफला हिल्स। हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में काफ़ी स्मॉल हिल्स हैं। इनके नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन में इनको ऑर्डर बेसिस पर आपसे पूछ लिया जाएगा। ओके, द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मनरेगा स्कीम को लेकर के है। अभी 1 फरवरी को हमारा बजट रिप्रेजेंट किया गया और इसमें क्वेश्चन किया गया है यहाँ पर पार्लियामेंट में कि आपने जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर जो भी वर्कर्स इस टाइम काम कर रहे हैं तो लास्ट ईयर के भी उनके जो वेजेस हैं वो भी पेंडिंग गिरे हुए हैं। लगभग 3,360 करोड़ रुपए जो लेबरर्स हैं उनको एज ए वेजेस पेमेंट करने हैं। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मनरेगा स्कीम है उसमें कितना खर्चा आना चाहिए, कितना बजट में एलोकेशन होना चाहिए, तो यहाँ पर लास्ट ईयर जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था मनरेगा स्कीम का उससे अगर कंपैरिजन करें तो 25% तक यहाँ पर कम एलोकेशन किया गया है प्रेजेंट टाइम के बजट में। आप सभी को पता है कि कोविड पैंडेमिक के टाइम जब हमारे जो लेबरर्स हैं जो सिटीज़ से वापस अपने गाँव की तरफ आए तो मनरेगा स्कीम ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट, उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। तो मनरेगा स्कीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में भी कोविड की जो नई वेव्स है वो टाइम के अकॉर्डिंग दोबारा से एक तरीके से रिवाइज हो रही हैं। तो इन तरीके की जो स्कीम है उनको लेकर के क्वेश्चन ये किया गया कि बजट में आपका जो एलोकेशन है वो मनरेगा स्कीम के लिए ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आपने तो पहले से भी इसको डिक्रीज कर दिया है। यहाँ पर बात की गई है कि 3,360 करोड़ रुपए जो हैं वो वेजेस के रूप में पेमेंट करना है और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पेंडिंग पेमेंट है वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में एंड राजस्थान में। ये 3 स्टेट हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेमेंट करना है और जो अदर स्टेट हैं उनमें काफ़ी स्मॉल अमाउंट में होगा। तभी जाकर के जो कंपैरिजन में अगर हम देखें एक तरीके से एडिशन में हम देखें तो 3,360 करोड़ रुपए टोटली पेमेंट करने हैं। यहाँ पर बात की गई है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की। तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप इस आर्टिकल को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेट कर सकते हो और मेंस में भी मनरेगा स्कीम ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो हमारा जीएस में मेंस पेपर 2 जो है यूपीएससी मेंस का और आपके स्टेट पीसीएस में आप देख सकते हो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कि कहाँ पर आपको गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ से रिलेटेड मतलब गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसीज जो वाला जो टॉपिक है उससे आप रिलेट करके इस टॉपिक को स्टडी कर सकते हो। मनरेगा के बारे में सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स अगर हम देखें तो 2005 में एक एक्ट बना था और उसी के अंदर ये जो स्कीम है वो बनाई गई थी। इसका मेन काम ये है कि जो भी हमारे पुअर पीपल हैं उनको एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए। एक लेबर लॉ के रूप में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी ताकि राइट टू वर्क की एक गारंटी दी जा सके। सबसे पहले 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जो हैं उन्होंने इसको प्रपोज किया था। 2005 में एक्ट बनता है और 2 फरवरी 2006 को ये जो एक्ट है एज ए स्कीम के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जिनको लेकर के एग्जाम में स्टेटमेंट अलग अलग दे करके पूछ लिया जाएगा कि कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो भी इनको लेकर के बेसिक फैक्ट्स हैं उनको बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। जब भी किसी गवर्नमेंट की स्कीम को, पॉलिसीज़ को आप स्टडी करो तो उसमें आपको क्लियर पता होना चाहिए कि इसमें किस रेशियो से सेंटर और स्टेट के बीच में मनी का ट्रांसफ़र होता है, कौन सी जो मिनिस्ट्री है वो उसको रेगुलेट करती है, कौन से एक तरीके से कितना मनी जो है वो सेंटर देता है, कितना मनी जो है स्टेट देता है। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क इस स्कीम के अंडर किए जाते हैं, इनको लेकर के आपका क्लियर विजन होना चाहिए। तभी जाकर के आप वहाँ पर एलिमिनेशन जो आपका मेथड है वो भी आप तभी अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें
ये जो मनरेगा स्कीम है इसमें 100 डेज का श्योर किया जाता है कि जो भी पर्सन जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करेगा उसमें जॉब कार्ड के बाद में 15 डेज के अंदर अंदर उस पर्सन को क्या दिया जाएगा, एक जॉब प्रोवाइड करवाई जाएगी जिस एरिया में वो रहता है उसमें 5 किलोमीटर के एरिया में। सबसे पहली बात ये फोकस करती है, ये जो स्कीम है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव के एरिया में किसी गाँव में कोई पर्सन रहता है उसको 5 किलोमीटर के अंदर अंदर जॉब प्रोवाइड करवाई जाएगी और 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब 15 दिन में उसने पंचायत में अपना नेम रजिस्टर करवाया, उन 15 दिन के अंदर अंदर उसको जॉब दी जाएगी। अगर नहीं दी जाती है 15 दिन के अंदर तो यहां पर ध्यान रखना, राज्य जो है, स्टेट जो है, जिस विलेज में, किसी तो स्टेट का विलेज होगा वो, तो वो स्टेट जो है उसको बेरोजगारी भत्ता देगा, बेरोजगारी अलाउंस देगा। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब अगर 15 दिन में जॉब नहीं मिलती है तो जो पैसा दिया जाता है कि हम आपको जॉब अभी नहीं दे पाए तो कुछ मनी दिया जाता है और वो देने की जिम्मेदारी होती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। अब 5 किलोमीटर के अंदर अगर उसको जॉब नहीं दी जाती है और अगर बाहर 5 किलोमीटर के सर्किल से बाहर उसको जॉब दी जाती है तो जो भी उसके आने जाने का जो भी एक्सपेंसेज है वो भी, उसका भी मनी उसको साथ में दिया जाता है। अब यहाँ पर ये 100 डेज की जो जॉब दी जाती है और जितने भी लोगों को मनरेगा के अंडर काम दिया जाता है उसमें इंश्योर किया जाता है कि 1/3 जो है वो विमेन हो। ओके, तो एक तरीके से विमेन एम्पावरमेंट का भी काम किया जा रहा है इस मनरेगा स्कीम में। उन लोगों को एक तरीके से डेली जो काम है, डेली वर्क जो है वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो वेजेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट में अलोकेट क्यों नहीं किया इतना मनी कि हम वेजेस दे पाए। तो आपको पता होना चाहिए कि मनरेगा स्कीम में जो मनी है वो 2 टाइप से दिया जाता है, एक तो वेजेस के रूप में और एक दिया जाता है कि वहाँ पर जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उस स्कीम में उसके लिए। तो जो वेजेस है, जो मनी दिया जाता है वर्कर्स को, वो कंप्लीटली दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है इस मनरेगा स्कीम के अंदर उस मटेरियल में 75% तो दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और 25% देती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरीके से मनरेगा स्कीम जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसके जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो इसमें ये बोला जाता है कि 15 दिन में आपको जॉब दी जाएगी, मतलब एक तरीके से ये जो मनरेगा स्कीम के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक लीगल एंटाइटलमेंट है, मतलब 15 डेज में आपको देनी ही देनी होगी। तो एक लीगल एंटाइटलमेंट है, उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है गवर्नमेंट की कि आपको 15 दिन में जॉब दी ही जाएगी। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ द हिंदू के फ्रंट पेज से ही, यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी हम मैरिटल रेप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू सुन रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसमें किसी केस का डिस्कशन चल रहा है, कोई पिटीशन फाइल हुई थी उसमें डिस्कशन चल रहा है, तो उसने दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आप क्या स्टैंड करते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट में बोला कि हम कोई इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे जो भी हमारा प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें वर्क कर रहे हैं और क्रिमिनल लॉज में हम चेंज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है मिनिस्टर फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी के द्वारा। उन्होंने पार्लियामेंट में बताया कि क्रिमिनल लॉज जो है उनमें जो भी कंप्रिहेंसिव अमेंडमेंट जो होना चाहिए उसका प्रोसीजर हम स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये उठा कि देखो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ पर मैरिटल रेप को लेकर के क्या सिचुएशन है। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो सेक्शन 375 है आईपीसी का वो ये बोलता है कि अगर फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या फिर सेक्सुअल एक्ट्स होते हैं, ये कोई भी मैन जो अपनी वाइफ के साथ, मतलब उनके जो भी रिलेशन है, तो उसमें वाइफ अगर 18 ईयर से ज़्यादा है, मतलब उसकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है, कम नहीं है, तो वो जो भी उनके बीच में रिलेशन है उनको आप रेप नहीं बोल सकते हो। तो इसमें जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे क्रिमिनल लॉज है उनमें चेंज करने की हमें ज़रूरत होगी। यहाँ पर यह भी पूछा गया है कि क्या कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो इन चीज़ों को डाइल्यूट कर देंगे, या आप जो भी हमारे इश्यूज हैं इनको सामने रख करके, मतलब हर जो कंसेंट जो है या हर जो इस तरीके की एक्टिविटी जो है, क्या उसको आप रेप वाली कैटेगरी में लाओगे। तो उसको लेकर के हमारे मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि आप हर मैरिज को और हर मैन को एज ए रेपिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, या फिर हर मैरिज को आप ये नहीं बोल सकते कि एज ए वायलेंट मैटर है। यहाँ पर सोसाइटी में हर तरीके के लोग हैं, लेकिन जो इशू है उसको रिड्रेस करना, उसको एक तरीके से सोल्व करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिमिनल लॉज के तहत जो चेंजेस किए जाएंगे और ये जो एक्टिविटी है उसको क्रिमिनल लॉज में इंसर्ट करने की कोशिश की जा रही है। सेक्शन 3
ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, वो एक प्रोवाइड करता है डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन है उसको। उसमें इंक्लूड किया गया है कि फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल कोई भी अब्यूज़ होता है तो उसको आप डोमेस्टिक वायलेंस मानते हो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो है 2015 से 2016 के बीच में, इसमें शो किया गया था कि 7% जो भी हमारी मैरिड वीमेन है वो एक्सपीरियंस करती है स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस को लेकर के। इसके अलावा अगर हम 15 to 49 एज की जो वीमेन है उनको हम सर्वे किए तो वहाँ पर सेक्सुअल वायलेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है। 83% जो है उन्होंने अपने करंट हस्बैंड को लेकर के इस तरीके के केसेज भी रजिस्टर करवाए हैं। ओके, इस तरीके के ये जो डाटा है वो हमें शो करते हैं कि जो मैरिटल रेप है, जो इशू है, इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को ज़रूरत है। भले ही बहुत सारे केसेज रजिस्टर ना होते हों, लेकिन फैमिली जो वायलेंस है वो इस कदर है कि इस इशू को गवर्नमेंट को अपनी तरफ से क्रिमिनल प्रोसीजर में, एक क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत इसको इंसर्ट करने की नीड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के है। इस आर्टिकल में शो किया गया है, ये बताया गया है कि जो इस साल अभी जनवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है उनकी सेल की गई, जब उनको ओपन किया गया तो 1213 करोड़ की जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो मतलब बेचे गए, लोगों ने खरीदे ताकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो सपोर्ट कर सकें। अगर हम अप्रैल 2021 से इसका कंपैरिजन करें इस फिगर का तो ये डबल फिगर है। यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात की गई है। व्हाट इज़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बेसिक फैक्ट जानना। ये जो आर्टिकल है इसको आप रिलेट कर सकते हो, प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको कोई भी हमारे इंडिया का सिटीजन या फिर कोई भी कंपनी जो है वो उसको परचेज कर सकती है ताकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन दिया जा सके। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि डोनर की जो आइडेंटिटी है वो भी डिस्क्लोज नहीं होती, उसको डिस्क्लोज किए बिना ही यहाँ पर सपोर्ट किया जा सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन दिया जा सकता है। एक तरीके से प्रोमिसनरी नोट होता है ये, जो इंडिया के सिटीजन या फिर जो कंपनी है वो इसको खरीदती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी जो सेलेक्टेड ब्रांच जहां पर ओपन किया गया है कि इन ब्रांच से आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हो। इसमें मनी दिया जाता है, बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं और उसके थ्रू डोनेशन दिए जाते हैं। मतलब जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो डोनेशन देने का प्रोसीजर है उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम चलाई गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस स्कीम के बारे में आपको पता है कि यहाँ पर 1000, 10,000, 10 लाख और 1 करोड़ के ये बॉन्ड्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के। आपकी जितनी मतलब आपकी पास में मनी है आप उस अकॉर्डिंग सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो बॉन्ड्स हैं उनकी लाइफ जो है वो 15 डेज के लिए होती है। इस ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का यही है कि पॉलिटिकल फंडिंग जो होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी ला जाए। अब ये बॉन्ड्स आप किसको, किन पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे सकते हो? जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो किसी भी कोई भी shall be encashed by an eligible political party only through a bank account with the authorized bank। authorized बैंक की जो बैंक अकाउंट है उसी के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इन बॉन्ड्स को इनकैश करवा सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी केवल वो पॉलिटिकल पार्टीज जो आरपीए एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंडर रजिस्टर्ड है। ओके, इनमें से अगर हम बात करें तो सिर्फ वो पार्टीज जिन्होंने लास्ट जनरल इलेक्शन या तो लोकसभा के लिए या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो वोट हुए हैं उनमें 1% से कम जिन्होंने वोट हासिल नहीं किए हों, मतलब टोटल वोट जितने करें उनमें से 1% से ज़्यादा वोट जिनके पास हैं उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है दिए जा सकते हैं। वो ही पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जिसके बेसिस पर ये बताया गया है कि कोई भी ऐसी फर्म जो है, ऐसा नहीं है कि जितना प्रॉफिट हो रहा है वो जाकर के किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दे। इस बेसिस पर तो ये लगता है कि जो वो फर्म है वो बनाई इसलिए गई है कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट कर सके। कोई भी फर्म जो है वो अपने लास्ट 3 ईयर में जितना भी उसको नेट प्रॉफिट हुआ उसका 7.5% से ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो डोनेट नहीं कर सकता है। मतलब मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 7.5% ही वो डोनेट कर सकता है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं जिनसे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हमने व्यू किए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रामसर साइट को लेकर के। कल 2 फरवरी थी और वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो इमेज है उसके थ्रू ये शो किया गया है कि हमारा जो मुंबई है वहाँ पर
जो वेटलैंड साइट है, मुंबई में जो वेटलैंड साइट है वहाँ पर फेवरेट पॉकेट फ्लेमिंगोज जो है वो इस तरीके से यहाँ पर उनकी अवेलेबिलिटी है। तो ये जो फरवरी 2 जो है उसको वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो हमारे क्रिटिकल इकोसिस्टम है उनके लिए अवेयरनेस को रेज किया जा सके। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इंडिया में कल 2 फरवरी को 2 रामसर साइट जो हैं और इंक्लूड की गई। अब इंडिया में टोटल 49 रामसर साइट हो गई हैं। तो इसमें से एक तो है गुजरात की खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी और दूसरी है उत्तर प्रदेश की बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दो इम्पोर्टेंट नेम है। प्रेजेंट टाइम में जो भी इम्पोर्टेंट साइट है, अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके स्टेट में जो भी रामसर साइट्स हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट टाइम में जो भी साइट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन है, उसके जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे रामसर कन्वेंशन को लेकर के। रामसर कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो इस कन्वेंशन जो है, ये जो कन्वेंशन हुई थी 1971 में ईरान का जो रामसर शहर है वहां पर इसको अडॉप्ट किया गया था और 1975 में ये जो कन्वेंशन है फोर्स में आई थी। इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की कन्वेंशन है। वेटलैंड को, ठीक है, वेटलैंड को सिक्योर करने के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया था ताकि वेटलैंड के वाइज यूज को कंजर्वेशन किया जा सके और उसको प्रमोट किया जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारे ग्लोबली लेवल पर ओनली ग्लोबल ट्रीटी है जो फोकस करती है सिंगल इकोसिस्टम को। सिर्फ और सिर्फ जो वेटलैंड एरिया है उसको फोकस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ये ऐसी ट्रीटी है जो सिंगल इकोसिस्टम को फोकस करती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ वेटलैंड के बारे में बात की गई है। तो इस तरीके की एकमात्र ओनली ट्रीटी है, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो जो वेटलैंड जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश वाटर, फूड, एक तरीके से जो हमारे नेचर का एब्जॉर्बर या फिर नेचर के लिए एक तरीके से अबंडेंट जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी होती है इन वेटलैंड्स में। वेटलैंड्स होते क्या है? एक मार्सी लैंड होता है जहाँ पर वाटर की भी अवेलेबिलिटी हो और लैंड की भी अवेलेबिलिटी हो। मतलब लैंड और वाटर दोनों का जो मिक्सचर है उसको आप बोल सकते हो वेटलैंड। हमारे अगर बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी देखें तो काफ़ी रिच रिसोर्सेज वहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी होगी। ये कन्वेंशन इसलिए की गई थी क्योंकि टाइम के साथ में जो हमारे वेटलैंड एरिया है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ डाटा शो कर रखे हैं कि 1900 से अगर हम अब तक कंपैरिजन करें तो 64% वर्ल्ड के जो वेटलैंड्स हैं वो उनमें डिक्रीज देखने को मिला है। ज़्यादातर जो चेंजेस हैं वो इसलिए हुआ कि एग्रीकल्चर में हमारे पैटर्न जो है वो चेंज हुए, ग्रेजिंग पैटर्न जो है एनिमल्स के वो चेंज हुए, डैम्स की वजह से, कैनाल्स की वजह से वाटर का डाइवर्जन देखने को मिला और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने डेवलप कर लिए हैं जिसकी वजह से वेटलैंड का डिग्रेड देखने को मिला। और जो मेन कोज है वो इनका यही रहा। तो क्वेश्चन अगर इस तरीके से भी आता है कि वेटलैंड का प्रेजेंट टाइम में काफ़ी डिक्रीज स्टेज में देखने को मिल रहा है तो इन सारे पॉइंट्स को आप हेडिंग बना करके यहाँ पर अपने आंसर्स को लिख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए एडिटोरियल पेज पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ देखिए पेज नंबर 5 पर, सॉरी पेज नंबर 6 पर, एक सेकेंड। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो अभी आपने देखा कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर और वहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, उनके बीच में रेगुलर क्लैश दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो आर्टिकल है उस आर्टिकल में ये शो किया गया है कि आप चाहे तमिलनाडु में इस तरीके के क्लैश को ले लीजिए या फिर महाराष्ट्र में ले लीजिए, जहाँ पर भी आपने जब अपोजिशन पार्टीज़ आप जहाँ पर देख रहे हो स्टेट में रेगुलेट कर रही हैं, स्टेट में गवर्न कर रही हैं अपोजिशन पार्टीज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट से कन्फ्लिक्ट में है, वहाँ पर इस तरीके के इशू आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। राइटर का ये बोलना है कि रोल ऑफ गवर्नर जो है और इलेक्टेड गवर्नमेंट, देखो अभी जो वेस्ट बंगाल की सीएम है उन्होंने एक इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ किया कि जो हमारे गवर्नर है वो इस तरीके से हमें ट्रीट करे हैं जैसे हम बॉन्डेड लेबरर हों और उसके अकॉर्डिंग वो हमें गाइडेंस देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो इसके बेसिक पर ये बोला जा रहा है कि देखो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है गवर्नर की और यहाँ पर ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। लेकिन दोनों के बीच में अगर इस तरीके से इशू क्रिएट होते हैं हर प्रॉब्लम को लेकर के, तो जो भी एक हेल्दी गवर्नमेंट जो होनी चाहिए, जो पॉपुलेशन के लिए, जो वहाँ के पीपल हैं उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो काम करेगी वो कभी भी नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले वेस्ट बंगाल के बारे में बता रखा है कि वेस्ट बंगाल को लेकर के और वहाँ के जो गवर्नर है उनमें क्या इशू देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने जो भी
पॉलिसीज़ को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के वो रेगुलर ट्रीट करने की कोशिश करते हैं वहाँ की गवर्नमेंट को। जो भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उन सभी को रेगुलर ट्रीट करते हैं कि आप इस तरीके से वर्क कीजिए, इस तरीके से वर्क कीजिए, मतलब हर चीज़ में गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो यहाँ पर कुछ टाइम पहले ही हैज़ विदहेल्ड असेंट टू द हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिल 2021। इस चीज़ को लेकर के उन्होंने एक तरीके से कुछ इनको स्टॉप करके रखा। इसके अलावा जो सिविक बॉडी के जो पोल्स होने चाहिए उनको डिले कर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी वेलफेयर स्कीम है उन पे वो एलिगेशन लगाते हैं वहाँ के गवर्नर, क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट से हर चीज़ को लेकर के। जहाँ भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की बात करती है उसको लेकर के क्लेम करते हैं। और इसके अलावा ये बोला जाता है वहाँ की गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, और वहाँ पर जो बीजेपी है, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनके साथ में क्या करते हैं, कडलिंग करते हैं, उनके साथ में ज़्यादा मतलब अच्छा हेल्दी रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं। देखो आप सभी को पता है कि गवर्नर जो है उनको सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन गवर्नर की ये जो पावर है, ये जो प्रेजेंट टाइम में जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, जैसे कि इस आर्टिकल में बताया गया है महाराष्ट्र के गवर्नर के बारे में और तमिलनाडु के गवर्नर के बारे में, मतलब गवर्नर जो पोस्ट है वो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पोस्ट के रूप में सामने आ रही है। तो इसको लेकर के मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रेजेंट टाइम में जो भी इशू है उसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है गवर्नर की पोस्ट, उसके बीच में जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है उसको आप कैसे सोल्व करने के लिए क्या सजेशन दे सकते हो, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करो। तो इस तरीके के जो भी इशू है वो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके के इशू को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की हमें बताई गई है कि महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने स्पीकर का जो इलेक्शन है, जो वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर का जो इलेक्शन होना चाहिए वो फरवरी 2021 से वैकेंट चल रही है उनकी सीट, जिसकी वजह से बहुत सारे इशू वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि 12 मेंबर्स को जो नॉमिनेट करना है उसको लेकर के भी उन्होंने कुछ स्पेशल यहाँ पर वर्क नहीं किया गया, मतलब उस चीज़ को भी उन्होंने होल्ड कर रखा है। जब जाकर के वो चीज़ एक तरीके से जुडिशरी में सामने आई तब जाकर के वो इस चीज़ के ऊपर कुछ फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो एक सेकेंड, द गवर्नर्स व्यू द स्टेट असेंबली कैन नॉट डिसाइड इट्स ओन रूल्स इज अनएक्सेप्टेबल टू द रूलिंग कोalition। इसका मानना यह है कि गवर्नर ये बोलता है कि जो स्टेट असेंबली है वो अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है। देखो अब वो कोएलिशन में है, किसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, इस हर चीज़ में गवर्नर का जो इंटरफेयर है वो जरूरी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, बट इज बीइंग चीयर्ड बाय द अपोजिशन बीजेपी। Mr. Koshiyari had in the past bet for the BJP, supporting its demand for a special session of the Assembly on women's safety and security। मतलब बीजेपी कोई भी स्टेटमेंट लेकर के आती है उस चीज़ को लिए फटाफट वो स्पेशल सेशन के लिए एक तरीके से अप्रूवल भी दे देते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट वहाँ की कोई भी उनको एक तरीके से बात बोलती है कि इस चीज़ के आप काम कीजिए तो उस चीज़ को फटाफट मना कर देते हैं। ही हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एक उनको रिकमेंडेशन दी थी, उनको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। बीजेपी पार्टी वहां पर कुछ भी डिमांड करती है तो उसके लिए फटाफट स्पेशल सेशन लेकर के आ जाते हैं। ये चीज़ हमें शो करती है कि आप सेंट्रल के थ्रू इन्फ्लुएंस हो। अगर आप इस तरीके से इन्फ्लुएंस हो तो आप अपनी जो भी एक तरीके से मतलब आपकी जो इंडिपेंडेंट पोस्ट के रूप में आपकी जो छवि होनी चाहिए उसको आप सिक्योर नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ के गवर्नर हैं RN रवि, उन्होंने भी इसी तरीके से काम किया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स बिल लेकर के आए थे और इसको लेकर के सितंबर 2021 में उन्होंने गवर्नर के पास में इस चीज़ को भेजा। गवर्नर ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया। अप्रूवल के बाद में अप्रूवल नहीं मिला, रिटर्न कर दिया गया रिकंसिडरेशन। ये चीज़ें जो हमें दिखाती हैं वो शो करती हैं कि जो भी लेजिस्लेचर का वर्क होना चाहिए उसमें एक इनडेफिनेट डिले देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये चीज़ें सेंटर स्टेट रिलेशन को डाइल्यूट करती हैं। मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो टर्म है वो भी इसके वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर जो सेंटर है वो स्टेट्स की पावर को एनक्रोच करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आप गवर्नर को
पोस्ट को लिख करके आंसर में यूज़ कर सकते हो कि गवर्नर की पोस्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जिसके बेसिस पर सेंटर और स्टेट के रिलेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो गवर्नर है उनको जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, जो भी ऐसी थिंग्स हैं, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, या फिर जिसके बेसिक पर जो एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए, इन सारे इश्यूज को डिबेट और डिस्कशन के थ्रू सॉल्व करने की ज़रूरत है। ओके, कोई भी रेजोल्यूशन लाने से पहले डिबेट और डिस्कशन हो ताकि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो राइटर हैं वो ब्रिटेन के एम्बेसडर हैं। इन्होंने इस आर्टिकल में ये बताया है कि इंडिया और ब्रिटेन जो है वो जल्द ही डिस्कशन करेंगे, जल्द ही उनके बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन होगा। सबसे पहले यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी दो गवर्नमेंट या किसी दो से ज़्यादा जो भी हमारी गवर्नमेंट होती हैं या जो मान लो आप कंट्रीज़ होते हैं उनके बीच में एक डिस्कशन होता है, एक नेगोशिएशन होता है, और उसमें जो कंट्रीज़ होती हैं वो कुछ ऑब्लिगेशन के ऊपर एग्री करती हैं कि हमारे बीच में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होगा उसको इफेक्ट देखने को ना मिले, हेल्दी तरीके से उनका गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो पाए। इसके अलावा जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ काम किया जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनको सिक्योर किया जाएगा, कुछ अदर ऐसे टॉपिक्स होते हैं। इन सभी के बीच में एक डिस्कशन के थ्रू एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है ताकि दोनों कंट्रीज या दो से ज़्यादा जो कंट्रीज हैं वो सभी एक दूसरे के जो भी इश्यूज हैं उनको सोल्व कर सके। अब यहाँ पर इंडिया और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड होने वाला है। तो लास्ट मई में 2021 की मई में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ और दोनों ने एक शेयर्ड विजन को अनाउंस किया। उन्होंने बोला कि आने वाला जो डेकेड है, ये जो डेकेड है वो इंडिया और यूके की जो भी रिलेशन है उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेटिव डेकेड के रूप में सामने आएगा। हमारे दोनों की जो पार्टनरशिप है दोनों कंट्री की वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। ये जो है ये जब उनकी मीटिंग हुई तो इंडिया में सेकेंड वेव चल रही थी कोविड-19 की, और ये चीज़ें शो करती हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल जो विश है वो एक्शन में चेंज होती हुई हमें दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू दोनों कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 2030 तक हमारे बीच में जो भी ट्रेड है बायलैटरल ट्रेड उसको हम डबल कर देंगे। 2019 के यहाँ पर डाटा शो कर रखे हैं कि इतना हमारे यहाँ पर ट्रेड था उसको डबल करने की यहाँ पर बात की जा रही है, और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है। यहाँ पर बोला गया है कि बिगनिंग है दोनों कंट्रीज के बीच में, जो एक तरीके से वर्चुअल बेसिस पर लगता था वो रियलिटी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो रियलिटी में इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की जा रही है। दोनों ही गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक्शन ले रही हैं, और यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश किया गया है कि हमारे इंडिया में जिन चीज़ों की अभी अबेंडेंस है वो अभी यूके के मार्केट में बहुत ज़्यादा यूजफुल तरीके से उनको बेचा जा सकेगा। और इसके अलावा ब्रिटिश जो एप्पल्स हैं वो भी इंडिया के मार्केट में अनलॉकिंग द एक्सपोर्ट of British apples to India and enabling a great number of Indian fisheries to export shrimp to the UK। मतलब एक दूसरे कंट्री में जो भी अबेंडेंस हैं उनको लेकर के दूसरे कंट्री का जो मार्केट है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुला ओपन मार्केट के रूप में सामने आएगा। अब यहाँ पर बात की गई है कि देखो इंडिया और यूके की जो भी रिलेशन है उनको लेकर के अभी कुछ डिस्कशन हुआ है, कोई अलग अलग लेवल पर भी हमारे यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं और यूके के जो इंटरनेशनल ट्रेड सेक्रेटरी हैं उनके बीच में भी ये डिस्कशन हुआ और नेगोशिएशन हुआ। उसके थ्रू अनाउंस किया गया कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो 2022 के लास्ट तक एक कम्प्रीहेंसिव और बैलेंस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया जाएगा। एक बहुत बड़ा टास्क है। दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी डिफरेंट साइज के सामने अपने डेवलपमेंट के में भी डिफरेंट स्टेज पर हैं दोनों कंट्री, तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाली बात होगी। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो दोनों कंट्री जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में 3rd और 6th नंबर की इकोनॉमी है प्रेजेंट टाइम में, तो दोनों में बैलेंस बनाना, दोनों में कोऑपरेशन करवाना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में यूके की बहुत सारी जो कंपनी है वो इंडिया में है और इंडिया के बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जॉब जनरेट कर रही हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू शो कर रखा है कि बारक्लेज जो है वो लंदन के बाद में सबसे अपना बिगेस्ट ऑफिस जो है वो पुणे में शो करती है। यहाँ पर जेसीबी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और लगभग 110 कंट्रीज़ में ग्लोबली लेवल पर अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
अब यहाँ पर शो करने की कोशिश की गई है कि दोनों के जो रिलेशन है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है लेकिन अभी भी दोनों के बीच में जो बहुत सारे रिलेशन हैं, बहुत सारी जो कंपनीज हैं, उन्होंने अपने हेडक्वार्टर तक यहाँ पर शो कर रखे। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्रिटिश कंपनीज जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, उसको सपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो यूके में एक बिग इन्वेस्टर के रूप में सामने है। वहाँ पर जैसे फिनटेक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरीज, इन सेक्टर में अगर हमें काम करना है तो इंडिया इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। इंडिया जो है वो यूके का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। इन सारे इस सेक्टर में इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। ओला इलेक्ट्रिक जो है, इसके अलावा एसआर ग्रुप जो है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने की अनाउंस किया है कि यूके में वो जल्द ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर दोनों की इकोनॉमी की बात कर ली, थर्ड एंड सिक्स्थ नहीं है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ है वर्ल्ड में। और हमारे जो ट्रेड रिलेशनशिप हैं वो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो अंडर परफॉर्म्ड है, और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो दोनों को चेंज कर देगा। यहाँ पर दोनों के बारे में, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन के बारे में बात की गई है। अभी बात की जा रही है कि देखो यूके जो है वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में उनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, और इंडिया भी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर राइटर जो है उनका ये बोलना है कि प्रेजेंट टाइम में दोनों ही कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ में डिस्कशन करने में लगे हुए हैं, और दोनों ही कंट्रीज़ आपस में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पर जो एक तरीके से ट्राईलेटरल एग्रीमेंट जो है वो भी साइन हो सकता है। और हमें पता है कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इसको लेकर के भी इंडिया की जो स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा अगर इस तरीके की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हम साइन करते हैं। तो यहाँ पर राइटर का लास्ट में ये बोलना है कि प्री इंडिपेंडेंस टाइम में हमें पता है कि ब्रिटेन का हमारे ऊपर रूल रहा। वो सारे जो हमारे रिलेशंस थे उनको अगर हम अलग रख करके प्रेजेंट टाइम की जो भी एस्पायरेशंस हैं, होप्स हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम काम करें तो इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशन, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में अगर इस तरीके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो दोनों ही कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल डिसीजन होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, यहाँ पर शो किया गया है कि बजट में जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनके लिए जितना भी एक तरीके से शेयर होना चाहिए था, कि किस तरीके से चिल्ड्रन की जो भी उनके इश्यूज है उनको सोल्व करना है। तो 2022 के यूनियन बजट में 11 ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा लो यहाँ पर अलोकेशन देखने को मिला है। अलोकेशन फॉर चाइल्ड हेल्थ हैज़ डिक्रीज्ड बाय 6.08%। आप सभी को पता है, वैसे हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि जो छोटे बच्चे हैं उन सभी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ीज़ हैं उनको काफ़ी स्ट्रेंथफुल बनाया जा सके। वात्सल्य स्कीम को लॉन्च करने की कोशिश की गई है ताकि जो भी इशू हैं उनको ईजिली हम इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन जो अलोकेशन है वो काफ़ी कम शो किया गया है। इसके बेसिस पर हमें ये लगता है कि कोविड के टाइम जो कब सबसे ज़्यादा जो इशू देखने को मिला वो चिल्ड्रन की एजुकेशन की वजह से देखने को मिला। हेल्थ इशू भी बहुत सारे देखने को मिले, न्यूट्रिशन के इशू देखने को मिले। इन सभी को रिवॉल्व करने के लिए, इन सभी इशू को सॉल्व करने के लिए हमें बजट की ज़रूरत है, और यहाँ पर बजट एलोकेशन जो है वो कम किया गया है। बजट में हर सेक्टर को लेकर के रोज़ कोई ना कोई इशू डिस्कस होगा, उसके बेसिस पर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम रिलेट कर सकते हैं। देखो कल क्वेश्चन पूछा था, शायद कोमल हमारे जो व्यूअर हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हम नोट्स कैसे बनाएं। जब भी आप द हिंदू या किसी भी न्यूज़पेपर को आप रीड कर रहे हो तो आपकी नोट्स बनाने की प्लानिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि कोई भी डाटा आए हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मान लो किसी विलेज में वहाँ के लोकल लोगों ने मिलकर के कुछ काम किया तो उस एग्जाम्पल को आप लिख लो। अब ऐसे नहीं है कि पेगासस स्पाईवेयर का डिस्कशन चल रहा है, राहुल गांधी ने अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया, फिर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आज पेज नंबर 1 पर हमने 2-3 स्कीम देखी। एक तो हमने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो एक तरीके से हाइक देखने को मिला है, तो उसको आप एक राइट डाउन कर सकते हो कि टाइम टू टाइम जब हम देखते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अभी इलेक्शन है जिसकी वजह से हाइक देखने को मिला। दूसरा, बजट में बताया गया है कि मनरेगा स्कीम में लोकेशन कम हुआ, तो मनरेगा स्कीम के जो प्लस पॉइंट उसको लेकर के अगर क्वेश्चन आए तो हम उन डाटा को लिख सकते हैं कि देखो इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मनरेगा स्कीम ने, लेकिन फिर भी बजट में इनका एलोकेशन जो है इतना % तक डिक्रीज देखने को मिला।
दूसरा, जो मैरिटल रेप को लेकर के हमने आर्टिकल डिस्कस किया, उस मैरिटल रेप में कुछ प्रोविजन दे रखे हैं कि हमारा जो आईपीसी का सेक्शन 375 ये बोलता है, तो उस प्रोविजन को आप लिख सकते हो, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। पूरा का पूरा जो न्यूज़पेपर है वो उसको आपको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। शुरुआत में जब आप नोट्स बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे अपने पेपर की, न्यूज़पेपर की, तो शुरुआत में आपके जो नोट्स हैं वो कम से कम 1 से 1.5 पेज के बनेंगे। धीरे धीरे आप में जब आप रेगुलर आपको रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकते हैं, और लास्ट में जब वो एक तरीके से कम होकर के उनको ट्रिम करके जब आप आधे पेज में, हाफ पेज में जब तक आप अपने नोट्स को ले आओगे, तब आपको लगेगा कि आप रियलिटी में नोट्स अच्छे से बना रहे हो। तो जो भी डाटा है, जैसे प्रेजेंट टाइम में शो किया गया कि हाँ ये प्रेजेंट टाइम पिछले साल ये था, ये इस साल ये है, इतने जो डाटा है ना, वो मतलब करंट में जो डाटा है वो फिर भी कम इंपॉर्टेंट होते हैं अगर कंपैरिजन किया जा रहा है कि इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारे इंडिया में इस चीज़ की इतनी अवेलेबिलिटी थी, प्रेजेंट टाइम में इतनी अवेलेबिलिटी है। तो ये जो लॉन्ग टर्म जो कंपैरिजन होता है, ये डाटा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो भी आपके फैक्ट्स है, वैसे मैं जब जी हम न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं तो मैं बताते हुए चलती हूँ कि ये जो आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये जो आर्टिकल है, अभी मनरेगा के बारे में हम डिस्कस किया, तो वो जो टर्म है ना, मनरेगा जो टर्म है, उसको आप कहीं राइट डाउन कर लो, गूगल जाकर के सेव कर लो, गूगल में जाकर के सर्च कर लो, और जो भी उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फिर उसको राइट डाउन कर लो कि हाँ सेंटर में ये मनी दिया जाता है, ये जो वेजेस जो हैं ये यहाँ से दिए जाते हैं, जो कंप्लीट जो भी वेजेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और अगर जो बेरोजगारी जो अलाउंस है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आप राइट डाउन कर लो, तो दोबारा से जब भी मनरेगा स्कीम न्यूज़ में आए तो आप वहाँ पर जाकर के रिवाइज कर सकते हो। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको मिले तो वहाँ पर आप थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करके रखो, तो जब भी आप नेक्स्ट न्यूज़पेपर को रीड करो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगे तो वहीं पर उसको राइट डाउन कर लो। तो इससे क्या होगा, एक टाइम के बाद में किसी टॉपिक को लेकर के आपके जो कंक्लूसिव नोट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे लास्ट टाइम में आपके रिविजन के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 9 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो यूपी इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पर बताया गया है कि हंग गवर्नमेंट के लिए, बीएसपी जो पार्टी है वो हंग गवर्नमेंट के लिए, हंग हाउस के लिए वहाँ पर वर्क कर रही है। अब ये जो टर्म है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, व्हाट इज़ हंग हाउस, जहाँ पर बहुत सारी पार्टीज किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं और किसी भी पार्टी के पास में एक तरीके से मेजोरिटी ना आ पाए, तो वहाँ पर लास्ट में जाकर के हंग गवर्नमेंट, मतलब एक तरीके से कोalition की जो गवर्नमेंट है वो बनती है। और अगर उसके भी ऊपर भी नहीं बन पाता है, कोalition की गवर्नमेंट भी नहीं बन पाती है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और दोबारा से वहाँ पर री इलेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बीएसपी जो पार्टी है वो इस काम के लिए वर्क कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 पर, एक सेकेंड। यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी हमें पता है कि चाइना में ओलंपिक्स होने वाले हैं, विंटर ओलंपिक्स, तो उन्होंने जो ये जो ओलंपिक्स की जो टॉर्च बियरर है उसके रूप में शामिल किया है पीएलए की, पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो रेजिमेंट कमांडर है, जिन्होंने इन्वॉल्वमेंट की थी 15 जून 2020 को जो क्लैश हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में गालवान वैली में, तो उसको चाइना की गवर्नमेंट ने चूज किया है उन कमांडर को, ताकि वो भी ये जो ओलंपिक की जो टॉर्च बियरर है उस रिले में शामिल हो सके। यहाँ पर इस तरीके को ये जो उनको शामिल किया गया है, इससे लगता है कि चाइना जो है वो गालवान वैली के इशू को शांत करने के बजाय, उसको इजीली मॉडिफाई करने के बजाय इसको हमेशा से न्यूज़ में बनाए रखना चाहती है। वो चाहती है कि पता चले कि हाँ गालवान वैली में इशू हुआ था, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में कुछ इशू है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉरेन पेज से। यहाँ पर सबसे पहले इंडिया और श्रीलंका के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, लोन एग्रीमेंट, जिसमें $500 मिलियन का साइन हुआ है ये एग्रीमेंट, जिसमें इंडिया का जो एग्जिम बैंक है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है इंडिया का, वो श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के इसमें डिस्कशन हुआ है। लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट है, जिसमें श्रीलंका में आप सभी को देख रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में फ्यूल शॉर्टेज वहाँ पर देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। तो इस आइलैंड लेसन को एक तरीके से ईज करने के लिए, ये सपोर्ट करने की इंडिया कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर यूएस और नाटो जो है वो मिल करके
रशिया को बोल रहे हैं कि जो भी ये इशू हुआ है इसको अगर आपको सोल्व करना है ना, तो आप यहाँ पर ट्रस्ट बिल्डिंग स्टेप्स अपनी तरफ से उठाइए। हालांकि ये जो स्टेटमेंट है वो किसी ने ऑफिशियली आकर के नहीं बोला है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ फाइल्स जो हैं वो लीक हो गई हैं, और उसी के बेसिस पर जो वेस्ट जो कंट्रीज़ हैं वो यूक्रेन का यूज़ करते हुए रशिया को अपनी तरफ से एक तरीके से कुछ नेगोशिएशंस के थ्रू लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि इन इश्यूज को लेकर के रशिया को काउंटर कर सके। यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें जो देखो, विजय गोखले जो हमारे इंडिया से चाइना के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए यहाँ पर फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में और एम्बेसडर के रूप में चाइना में वो इंडिया की तरफ से रहे थे। तो इसके बारे में यहाँ पर उन्होंने के साथ में डिस्कशन हुआ, इंटरव्यू हुआ उनका। तो उन्होंने बताया है कि 2008 से 2022 का जो टाइम रहा, ओलंपिक से ओलंपिक के बीच का जो टाइम रहा, वो चाइना में काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट देखने को मिला है। 2 टाइम से पहले जब चाइना था तो इतना एग्रेसिव जो उसका नेचर था वो नहीं था। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनको चाइना अपनी तरफ से एग्रेसिव तरीके से उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। द हिंदू की काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।